हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं खास फ्राइडे का प्रोग्राम साउथ एशिया पर नजर सैयद अली मुश्तबा के साथ। सैयद अली मुश्तबा साहब जहां भी होते हैं वो हमारे इस प्रोग्राम के लिए वक्त निकालते हैं। आजकल वो अपने वतन माने गांव शेखपुरा बिहार में हैं। आजकल कुछ सर्दियों की छुट्टियों के दौरान वो पहुंचे हुए हैं और आमतौर पर वो साल भर चेन्नई में रहते हैं, उनकी फैमिली चेन्नई में रहती है। आज हम जिन इश्यूज पर बात कर रहे हैं वो अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को अब तो ऐसा लग रहा है कि हालात यहां तक पहुंच गए कि रूस भी गले लगाना चाहता है और अमेरिका भी। क्या कुछ है ये तब्दीलियां? क्या वजह है कि तालिबान की सरकार अब दुनिया के मुल्कों को अट्रैक्ट कर रही है, हालांकि यही मुल्क अभी उन्हें रिकॉग्नाइज सरकार के तौर पर अभी तक नहीं किया है। उधर एक स्वीडन से भी एक रिपोर्ट आई है तालिबान सरकार के सिलसिले में, उस पर भी हम बात करेंगे। हामिद करजई फॉर्मर प्रेसिडेंट कई मुल्कों में गए हैं और जो दूसरे मुल्कों में रहने वाले अफगानिस्तानी लोग हैं, अफगान शहरी, उनसे मुलाकातें की हैं, वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान के ISI जो उनकी इंटर सर्विसेज एजेंसी जो है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, उसके साबिक सरबराह फैज हमीद, उनके खिलाफ कुछ इल्जामात तय हुए हैं या उन पर उनको एक तरह से सजा हुई है। वो क्या कुछ है खबर, उसमें हम समझने की कोशिश करेंगे। और उसके अलावा अमेरिका और पाकिस्तान की सरकार के बीच में भी कोई इख्तलाफ हो सकता है इस मौजूदा सरकार में, बहुत ही दिलचस्प है, उस पर भी हम समझेंगे। बांग्लादेश में चुनाव की तैयारी और भारत और बांग्लादेश के बीच में फिर अडानी वाला मामला भी सामने है और मोदी जी ने विजय दिवस के तौर पर बांग्लादेश को बनाने में जब जैसे ही क्रेडिट लेने की बात की तो मौजूदा बांग्लादेशी सरकार के एक मिनिस्टर ने उस पर ऐतराज कर दिया। वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे। म्यांमार में भी कुछ तब्दीलियां हैं, श्रीलंका और अजीत डोवल चाइना विजिट पर गए हैं जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं। इन सारी खबरों पर बात करेंगे। सैयद अली मुश्तबा साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त देते हैं, रेगुलर पाबंदी से आप मुसलसल इन मुल्कों की खबरों पर नजर रखते हैं। अफगानिस्तान की क्या खबरें हैं? रूस और अमेरिका दोनों अगर तालिबान की तरफ बढ़ने की बात कर रहे हैं तो ये तो बहुत बड़ी कामयाबी है। क्या कुछ है, जरा दोनों खबरों पर पहले इन पे बात हो, फिर आगे बढ़ेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया काज़मी साहब। मेरे सामाईन को मेरा आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। आज हस्बे हाल हम लोग फिर अफगानिस्तान चलते हैं और बड़ी खबर यह है कि रशिया ने वो सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर ली है और तालिबान को, या मतलब जो यूनाइटेड एमिरेट्स, इस्लामिक एमिरेट्स को कह लीजिए आप, उनको रिकॉग्नाइज कर लिया है और उनको अपने ब्लैक लिस्ट से हटा दिया है। अब वो अफगानिस्तान को बाई कंट्री के जो हाईएस्ट बॉडीज हो सकते हैं, जैसे कि उनका पार्लियामेंट है और भी तरह तरह की चीजें हैं, उन सब जगहों से जो है वो मतलब उसने क्लियरेंस ले लिया है। अब इसके बाद रशिया जो है एक मतलब एज ए इंडिपेंडेंट कंट्री, और एक तरह समझ लीजिए कि उसने तालिबान को रिकॉग्नाइज ही कर लिया है। वो मतलब ऑफिशियली नहीं किया है तो, लेकिन अनऑफिशियली तो कर ही लिया है कि अब जो है तालिबान सरकार जो है वही लेजिटिमेट सरकार है अफगानिस्तान की और कोई नहीं है इस पूरे ब्लैक लिस्ट से। क्योंकि ये जो तालिबान के लोग थे और कुछ संगठन थे उसके अंदर भी उन सबको टेररिज्म, पहले वो टेररिस्ट लिस्ट में इंक्लूडेड थे और कुछ उनके फिगर्स भी थे जो कि मिनिस्टर्स हैं अभी तालिबान सरकार में, उन सबको मतलब उन्होंने एक तरह से बरी कर दिया है अपने फ्रेमवर्क में। और अब वो तैयार है मतलब अफगानिस्तान से या तालिबान से सीधा सीधा बात करने के लिए, और कोई उनके ऊपर सैंक्शन नहीं है, कोई उनके ऊपर प्रेशर नहीं है, और वो अब अफगानिस्तान से फ्रीली मतलब एक कंट्री दूसरे कंट्री की तरह बात कर सकते हैं। तो ये तो चल ही रहा था, हम और आप इस प्रोग्राम में इसको, हर प्रोग्राम में जो है हम लोग इसको, तो अब इसका फाइनल कंक्लूजन हो गया। इंटरेस्टिंग खबर यही है कि इसके जस्ट अपोजिट कल या परसों वॉशिंगटन में ब्रीफिंग में जो है वो मैथ्यू मिलर, जो अमेरिका के या US गवर्नमेंट के स्पोक्समैन हैं, उन्होंने कहा है कि हम लोग जो है अफगानिस्तान को छोड़ नहीं सकते हैं और वी आर गोइंग टू कंटिन्यूअसली इंगेज तालिबान इन द डेलिबरेशन और इन द टॉक फॉर अवर नेशनल इंटरेस्ट। अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए
हम जो है तालिबान को अबंडन नहीं कर सकते हैं और हम जो है मतलब उनसे कंटिन्यूअसली इंगेज कर सकते हैं। तो अब ये बात आ रही है सामने कि अमेरिका भी जो है वो चाहे रशियन प्रेशर पे या चाइनीज प्रेशर पे वो तालिबान की तरफ अपना रुख नर्म कर रहा, जो वो पहले बड़ा कड़ा रुख लगाए हुए था और बहुत ये किया हुआ था कि हम उनको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं। तो अब ईरान ने रिकॉग्नाइज कर लिया, रशिया ने रिकॉग्नाइज कर लिया, पाकिस्तान ने रिकॉग्नाइज कर लिया, चाइना ने रिकॉग्नाइज कर लिया। तो अब तो बहुत तेजी के साथ अमेरिकन जो मतलब स्टैंड था वो जो है वो अब डाइल्यूट हो रहा है या उसमें नरमी आ रही है। तो मेरे ख्याल में मैथ्यू मिलर जो है वो मतलब जियोपॉलिटिक्स को देखते हुए उन्होंने अपना जो है रवैया नरम किया है और उन्होंने कहा कि हम तालिबान से जो है कंटिन्यूअसली इंगेज करेंगे और उनसे हम बातचीत करते रहें। तो यही खबर है। इसके बाद एक खबर और जो बड़ी अहम है इसी हवाले से, वो है स्वीडन का एक रिपोर्ट। जो स्वीडन जो है वो मतलब यूरोपियन कंट्री है और वो भी डोनर कंट्री है। उसने एक रिपोर्ट शाया किया अपनी कंट्री में, जो कि 2001 जब अमेरिका आया था और उसने पुराने तालिबान रेजिम को हटाया था और फिर उसके बाद से अभी तक 2024 तक उन्होंने एक रिपोर्ट शाया किया है। उस रिपोर्ट में उन्होंने फेवरेबल मतलब एक रिपोर्ट कार्ड बनाया है तालिबान, अभी तालिबान मौजूदा तालिबान है उसके लिए। और उसमें उन्होंने कहा कि जो प्रीवियस रिजीम थी तालिबान की और उसके बाद अमेरिकन जो इन्वॉल्वमेंट था और फिर जो पपेट गवर्नमेंट्स थे, उसमें तालिबान या अफगानिस्तान हमेशा हेडलाइंस में बना रहता था पूरे दुनिया के अखबार में, पूरे दुनिया के ममालिक में। वो या तो इंटरनेशनल इन्वॉल्वमेंट की वजह से बना रहता था या डोमेस्टिक वायलेंस के लिए और डोमेस्टिक कॉन्फ्लिक्ट के लिए। और ये तो अब जो है पूरे दुनिया में जो मीडिया कवरेज हो रहा है अफगानिस्तान का, वो बहुत ही मतलब कम हो गया है। और फिर उन्होंने वही बात की कि अब जो मीडिया कवरेज हो रहा है वो सिर्फ विमेन और गर्ल्स के राइट्स के ऊपर जो पूरी दुनिया की मीडिया जो बोल रही है। अदरवाइज अफगानिस्तान बहुत स्टेबल है तालिबान रिजीम के अंडर और ये बहुत पॉजिटिव साइन है। यही उस रिपोर्ट का जो है कंक्लूजन है। ये बड़ी बड़ी कामयाबी एक तरह से है तालिबान की। देखिए, हमने अब तक जो खबरें की हैं अफगानिस्तान की, वहां से करेंसी मजबूत होने की बात आई, वहां से सिक्योरिटी बेहतर होने की बात आई, वहां से चीन बाकायदा वहां पर कॉपर की माइनिंग करने लगा, उसकी भी खबरें आई। और ये भी खबरें आई कि ओपियम की जो पैदावार है उसे कम करने की पूरी वो कोशिश कर रहे हैं, जो एक तरह से नशे के लिए दुनिया भर में वहां से जाता रहा है, स्मगलिंग होती रही है। तो एक तरह से काफी हद तक पॉजिटिव खबरें हैं तालिबान सरकार की। अच्छा, हामिद करजई क्या कर रहे हैं? हामिद करजई जो है वो बहुत ही दिलचस्प है। हामिद करजई जो है वो फिर मीडिया में आ गए हैं, फिर बन गए हैं। मुझे ऐसा अपना लग रहा है कि देखिए, तालिबान जब आए थे 2021 में, तो हामिद करजई को उन्होंने अफगानिस्तान में रहने की इजाजत दे दी, जबकि अशरफ गनी जो है वो छोड़ के जा चुके थे यहाँ से। और हामिद करजई को हाउस अरेस्ट कर लिया था, किसी को मालूम भी नहीं है। उनके मूवमेंट पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया मतलब तालिबान सरकार ने। अब वो कुछ दिन पहले वो कुछ बोले भी थे और उन्होंने जो है कुछ स्टेटमेंट भी दिया था। अभी जो लेटेस्ट खबर है कि हामिद करजई जो हैं वो जर्मनी गए थे, ब्रिटेन गए थे, टर्की गए थे, यूएई गए थे और अब वापस आ गए हैं फिर से काबुल में और अपनी जगह पे आ गए। अब मुझे ये शबा है कि वो अपने आप से तो उनको वीजा पासपोर्ट मिल नहीं जाएगा या वो एयरपोर्ट पे जो है चले भी नहीं जा सकते हैं, उनको जाने भी नहीं दिया जाएगा और एयरपोर्ट भी अरेस्ट हो जाएंगे। लेकिन तालिबान ने उनको अलाउ कर दिया जाने के लिए और वहां वो गए भी। और जो रिपोर्ट्स आई हैं मीडिया में वो यही है कि वहां एक्सपैट्रिएट जो इन कंट्रियों में अफगानिस्तान के लोग हैं उनसे वो मिले और उनसे बातचीत की और ग्लोबल एक कंसेंसस बनाना चाह रहे हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है कि हामिद करजई वो भी पश्तून है, तो वो एक अलाइनमेंट तालिबान के साथ तो है ही है। क्योंकि तालिबान की जो पूरी लड़ाई थी 40 साल से या जो भी कुछ है, जब भी वो पश्तूनों की लड़ाई थी और गैर पश्तूनों की लड़ाई थी। ये मतलब बेसिक फंडा था उनका। ये कहना था कि अफगानिस्तान में हुकूमत अगर करेगा तो पठान करेगा और कोई नहीं कर सकता। बाकी लोग जो है वो इंक्लूसिव सरकार में आ जाए। तो हामिद करजई तो पठान है, वो पश्तून है, तो शायद वो एक अलाइनमेंट उनका बना है और वो ग्लोबल फिगर में है क्योंकि अमेरिका ने उनको मतलब प्रेसिडेंट बनाया हुआ है। तो बाकी जो
अफगानिस्तान में अभी जो तालिबान है इनको तो कोई जानता भी नहीं है, इनके जो चेहरों को तो हामिद करज़ाई को तो सब जानता है। तो मुझे लगता है कि उन्होंने पाला बदल दिया है, अब वो एम्बेसडर बन गए हैं तालिबान के और वो उनको भेजा है, मतलब ये सब शायद अफगानिस्तान को रिकॉग्नाइज करने के लिए और उनको जो है मतलब ग्लोबल कम्युनिटी में लाने के लिए ये सब तालिबान का अपना डिप्लोमेटिक तरीका है। लेकिन हामिद करज़ाई जो है आकर के फिर वही बात कहने लगे कि जो ग्लोबल कम्युनिटी है और वो खुद अब तालिबान के जो विमेन और गर्ल्स के जो इशू हैं उस पर वो कंकर नहीं करते हैं और वो चाहते हैं कि मोर फ्रीडम और मोर एजुकेशन और मोर ये जो है औरतों को और लड़कियों को दी जाए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट खबर है, इसको भी जरा वाच करें कि तालिबान इसमें ये भी तो हो सकता है कि अमेरिका बहादुर की तरफ से भी उन्हें कोई इशारा हो कि चलो जरा थोड़ा सा निकलो तो सही, हम भी मिलेंगे आपसे कहीं बाहर, हमारी एम्बेसी के लोग भी कहीं मिल लेंगे बीच बीच में। तो ऐसे देखिए, ऐसी विजिट्स में कई तरफ के लिए भी कोई आदमी काम कर सकता है, इसके भी डाउट्स रहते हैं। हम आप तो पत्रकार हैं, क्योंकि बहुत सी चीजें देखते हैं कि क्या क्या हो जाती हैं एक ही इसी आसमान के नीचे। अच्छा, अब मैं चलना चाहता हूं पाकिस्तान की तरफ। पाकिस्तान में इमरान खान जेल में है लगातार, अमेरिका के बीच में नुमाइंदे भी आए थे, इमरान खान से मिले थे, और कहीं कहीं बीच बीच में ऐसी खबरें आ रही थी कि क्या कुछ शायद कोई फिर तब्दीली सोची जा रही है। ये फैज हमीद, इनके बारे में ये समझा जाता है कि ये इमरान खान के आदमी थे, अब उनके खिलाफ क्या क्या कुछ कार्रवाई हुई है क्या? नहीं, ये आपने सही कहा कि वो इमरान खान के आदमी थे, और आसिम मुनीर जो अभी है जनरल आसिम मुनीर, और वो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है, और मैं एक इसमें वो कहूंगा कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ऑफ पाकिस्तान को जनरल अयूब खान ने आका बनाया था, तो नाम दिया था। जैसे कोई राजा होता है, कोई महाराजा होता है, कोई किंग होता है, कोई कुछ होता है, तो अयूब खान ने पाकिस्तानी आर्मी के चीफ को आका कह दिया था। तो पाकिस्तान में जो भी आर्मी चीफ है वो आका के ही नाम से जाना जाता है, भले उसका डिजिग्नेशन चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, क्योंकि मोस्ट पावरफुल पर्सन, चूंकि उसका राब्ता सीधे पेंटागन में होता है, ये है जड़ की बात। सही है। तो अब ये जो आका से जो है वो फैज हमीद की क्लैश थी पहले ही, क्योंकि ये दोनों कंटेंडर थे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के, और ये जो थे आपके फैज हमीद साहब, ये आईएसआई के चीफ रह चुके थे। उससे पहले जो अभी वो हम जनरल आसिम मुनीर हैं वो भी रह चुके थे। तो ये जो उनका टकराव है फैज हमीद का और आसिम मुनीर की, तो वो तो कहानी थी। अब वो रिटायर हो गए, ये जो है मतलब जनरल आर्मी स्टाफ हो गए, इनका रिटायरमेंट भी हो गया, आगे भी सेक्शन मिल गया, वो सब अलग कहानी है। तो अब इनको जो है वो अरेस्ट कर लिया गया है कई चार्जेस में। वो अरेस्ट भी शायद अगस्त में हुए थे, हमने वो खबर दी थी फैज हमीद के बारे में। वो फैज हमीद एक बहुत पावरफुल आदमी थे मिलिट्री में वहां पे, और जैसा आपको बताया हमने कि मिलिट्री इज ऑल पावरफुल इन पाकिस्तान, और वो आईएसआई में थे, और आईएसआई में उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं जो कि इमरान खान के हक में थे। वो पॉलिटिकल मतलब जोड़ तोड़ कर रहे थे, इमरान खान को सपोर्ट कर रहे थे, और इमरान खान अगर वहां पे होते तो शायद जनरल फैज हमीद ही जो है वो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ होते। लेकिन वो कहानी बदल गई, अमेरिका जो है वो खिलाफ हो गया और इमरान खान को हटना पड़ा। तो अभी जो खबर ये है कि जो जनरल फैज हमीद है इनके ऊपर 2-3 चार्जेस थे, और वो ट्रायल उनका चला, उसमें ये कन्विक्टेड हो गए, यानी सजा याफ्ता हो गए। यानी जी, आर्मी कोर्ट ने सजा याफ्ता किया है। अब उसके आगे ये है कि ये फिर जनरल कोर्ट में जाएंगे, उसको अपील करेंगे, वो करेंगे, वो तो अलग चीज है। क्योंकि अभी जो मैं पढ़ रहा था कि आर्मी कोर्ट इज नॉट द फाइनल डिसीजन। ये आर्मी ने किसी को कन्विक्ट कर दिया तो उसके पास इतनी लिबर्टी है कि वो जनरल कोर्ट में जा सकता है। अब ये जो जनरल फैज हमीद है ये भी कॉन्ट्रोवर्शियल ही आदमी है, और इनकी कुछ वो जो रिटायर हो गए थे उसके बाद ये कुछ प्रॉपर्टी डीलिंग कर रहे थे, कुछ जमीन खरीदा था इन्होंने, वो भी कुछ मतलब पैसे दिए थे नहीं दिए थे जिससे खरीदा था। तो इनके ऊपर चार्जेस तो ही हैं, और हम लोगों के लिए या आपके लिए ये है कि उस चार्जेस में आर्मी ने उनको आर्मी ट्रायल कोर्ट में उनको कन्वर्ट कर दिया। अब आगे कितनी सजा होगी, क्या होगा, उसका ये होगा तो जैसे होगा तो बताएंगे। जी जी जी। अच्छा, पाकिस्तान और अमेरिका के बीच में क्या कुछ कोई बैलिस्टिक मिसाइल वाले किसी इशू पर भी कोई नाराजगी हो रही है, क्या है वो? जी जी, वो अमेरिका जो है, जैसे अपना इंडिया जो है वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम में आगे बढ़ रहा है,
वो किसी दुनिया की कीम मानता नहीं है। इंडिया जो है वो कुछ भी बोल ले, लेकिन वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम में और उनसे रिलेटेड जो इश्यूज है। तो पाकिस्तान में भी जो है प्लास्टिक मिसाइल का जो है एक अलग प्रोग्राम है, जो कि मतलब लॉन्ग रेंज और शॉर्ट रेंज और इस तरह के मीडियम रेंज। तो अभी पाकिस्तान जो है वो 4 प्लास्टिक मिसाइल जो लॉन्ग रेंज प्लास्टिक मिसाइल को डेवलप कर रहा है वो, और उसके लिए उसने कुछ कंपोनेंट्स और कुछ पार्ट्स और ये दुनिया से उसने खरीदी हैं। और अमेरिका को इस बात की मालूमात हो गई है। तो अमेरिका जो है वो अपना उसका जो एक मतलब प्रिंसिपल है कि हम ग्लोबल प्रोलिफरेशन नहीं करने देंगे, किसी को न्यूक्लियर हथियार बनाने नहीं देंगे, अगर कोई बनाता है तो हम उसके ऊपर सैंक्शन लगा देंगे। तो अभी जो है वो उसी मतलब इसमें है कि पाकिस्तान के ऊपर उसने सैंक्शन लगा दिया है। अब इसके ऊपर जो मिनिस्टर हैं, फॉरेन मिनिस्टर जो हैं मतलब पाकिस्तान के, इसहाक डार, उन्होंने कहा कि ये तो बहुत ही मतलब नाराजगी जताई है कि ये तो बिल्कुल मतलब उनको समझ नहीं है कि हमारा कितना असिमेट्री है हिंदुस्तान से और पाकिस्तान के डिफेंस से। तो हम अपने डिफेंस प्रिपेयर्डनेस कर रहे हैं, तो अमेरिका को रोकने का इसमें हक नहीं है, इसलिए कि हम अपनी सिक्योरिटी के लिए जो है ये सब चीजें मतलब बना रहे हैं, ये इसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो इसी तरह की ये भी बात आ गई कि इंडिया जो है वो कंटिन्यूअस मतलब प्रोलिफरेशन कर रहा है न्यूक्लियर, इसके उसके ऊपर कोई अमेरिका बात नहीं करती है, कोई ग्लोबल कम्युनिटी उसकी बात नहीं करती है। पाकिस्तान अगर वो कर रहा है तो उसके ऊपर आप सैंक्शन लगा देते हैं। तो इस तरह की बातें चल रही हैं मतलब। अच्छा, अमेरिका बहुत ही दिलचस्प चीज है ये। अमेरिका एक तरफ किसी भी सरकार से दोस्ती की बात भी करता है और फिर उसे दुनिया के सामने बेइज्जत भी कर देता है कि ये पाबंदी वो पाबंदी। तो क्या मतलब क्या बिल्कुल ही जेब में चाहता, कोई बोले ही ना, कोई फैसला ही ना ले अपने मुल्क के बारे में? मैं इसका जवाब क्या दूं? देखिए वो एक मैं आपको बताता हूं, जो मेरी अकल है वो वहां तक ही है कि अमेरिका जो है वो पाकिस्तान को अपना क्लाइंट स्टेट समझता है, और जो अमेरिका चाहे वही काम जो है वो पाकिस्तान करे, और जो उसके मतलब इंटरेस्ट में नहीं है या उसके कंसेंट में नहीं है तो अमेरिका उससे नाराज हो जाता है। वही मतलब प्रवृत्ति है जिसको हिंदी में कहते हैं, अमेरिका के फॉरेन पॉलिसी को गवर्न करे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब चलते हैं बांग्लादेश की तरफ। बांग्लादेश और भारत के बीच में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें आ रही हैं। मोदी जी से पंगा लिया जा रहा है, क्या है ये? मतलब मोहम्मद यूनुस जो एक टेम्परेरी सरकार के चीफ एडवाइजर के तौर पर, चीफ एडवाइजर के मानी जो मैं समझाऊं वो ये कि मिलिट्री हुकूमत कर रही है और ये महज एडवाइजर हैं। तो ये क्या कुछ करना चाह रहे हैं? वहां भी आर्मी के कहने पर ही ये सब कुछ हो रहा है कि भारत के अगेंस्ट भी कुछ बोल लिया जाए? क्या क्या कुछ है, जरा उसको थोड़ा सा बताइए। देखिए, मैं अगर इसको बहुत डीपली जाना चाहता हूं तो ये वही बात आ जाती है क्लाइंट स्टेट की। भारत जो है, जैसे अमेरिका पाकिस्तान को क्लाइंट स्टेट समझता है, पाकिस्तान जो है वो इंडिया का क्लाइंट स्टेट नहीं है। ये तो बिल्कुल कथाकथित सच है। पाकिस्तान उसको दुश्मन मानती है, पाकिस्तान हिंदुस्तान को दुश्मन मानता है। लेकिन पाकिस्तान और अमेरिका का जो रिलेशनशिप है वो क्लाइंट स्टेट और एक मतलब जो होता है कि किंग और क्लाइंट जो भी कह लीजिए, मास्टर एंड स्लेव वाली बात कह लीजिए, यही रिलेशनशिप 1971 से इंडिया बांग्लादेश में चल रहा था। और इंडिया जो है वो बांग्लादेश को एज ए क्लाइंट स्टेट आज तक समझती है। समझने इंडिया की समझने का जो भी तरीका है वो अभी मोदी साहब ने जो है 16 दिसंबर को, जो कि बांग्लादेश लिबरेशन डे है 1971 का, उस पर उन्होंने बाकायदा अनाउंस किया कि इंडिया ने बहुत बड़ी विक्ट्री बांग्लादेश में पाकिस्तान को हराया और 90,000 पाकिस्तानियों को जो उन्होंने सरेंडर करा दिया। और ये इंडिया का बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि उसने किसी भी मुल्क को मतलब इतनी बड़ी मतलब एक मुल्क जो है उन्होंने हरा दिया। ये उन्होंने नहीं कहा कि हमने बांग्लादेश बना दिया। अब यहाँ पे पकड़ने वाली बात है, देखिए अब जो भावना जो बन रही है या जो मतलब सेंटिमेंट बन रहा है वो एंटी इंडिया सेंटिमेंट बन रहा है बांग्लादेश में, जिसको इंडियन डिप्लोमेट्स और इंडियन डिप्लोमेसी और मोदी सरकार समझते तो जरूर हैं, लेकिन अपनी अकड़ में और अपनी हुंकार में वो उसको क्लाइंट स्टेट ही समझ रहे हैं अभी तक आज के लिए। जबकि बांग्लादेश को 50 साल हो गए लिबरेट हुए और बांग्लादेश अपने आप में ही जो है वो कर रहा है। अब आ जाइए खबर के ऊपर।
तो खबर यह है कि मोदी सरकार ने इंडिया को क्रेडिट दिया है, इंडिया की आर्मी को क्रेडिट दिया है कि उसने पाकिस्तान को डिफीट कर दिया और उसके बाद जो है बांग्लादेश बना दिया, और इंडिया उसके लिए मतलब अब बांग्लादेश के एक मिनिस्टर हैं, उनका कुछ नाम है, वो इंटरिम सरकार जो भी चल रही है, एडवाइजर सरकार, उन्होंने उस पर ऑब्जेक्शन किया है। और मुझे ये भी समझ में आता है कि वो ऑब्जेक्शन आर्मी ने करवाया है, आर्मी ने जो है उनसे करवाया है। वो ऑब्जेक्शन ये है कि वो ये कहते हैं कि 16 जो दिसंबर को बांग्लादेश लिबरेट हुआ था, वो ये कहते हैं कि हम ये नहीं मानते हैं कि इंडिया ने लिबरेट कराया। उनका कहना था कि बांग्लादेशियों ने पाकिस्तान से अपने आप को लिबरेट कराया, जो है वो पाकिस्तान को डिफीट किया, और इंडिया का रोल जो है वो सिर्फ एक अलाई का है। इंडिया का वॉर में जो लिबरेशन वॉर हुआ था वो एक अलाई का है, तो हर बहुत सारे, अब उसकी क्रेडिट इंडिया जो है लेना चाह रही है, तो वो गलत है। क्रेडिट तो बांग्लादेश की का है कि हमने जो अपने आप को मतलब बांग्लादेशी जो हैं, जो कॉमन अवाम है वहां के जो लोग हैं जो उसमें पार्टिसिपेट किया था, तो इस बात से यही समझ में आ रही है कि उनकी मनोभावना क्या है और हिंदुस्तान की मनोभावना क्या है। ये आप समझ रहे हैं। और ये शेख हसीना के हटने के बाद ये मनोभावना कुछ ज्यादा ही सामने आ रही है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सब जहां शेख मुजीबुर रहमान का नाम मिटाया जा रहा हो, जहां एंथम, नेशनल एंथम में तब्दीली की जा रही हो, बहुत सी चीजें वहां की जा रही हैं। अच्छा, वहां इलेक्शन की क्या सूरत है? इलेक्शन कब होंगे? जी, अभी ये खबर जो है यूनुस सरकार की तरफ से आई है। उन्होंने कहा कि हम रिफॉर्म्स जो है वो बांग्लादेश में कर रहे हैं, बहुत सारे रिफॉर्म्स हैं, लेकिन ज्यादा प्रेशर वहां बन रहा है कि इलेक्शन करवाने के लिए। तो इलेक्शन के लिए उन्होंने एक टेंटेटिव डेट दे दिया है ग्लोबल कम्युनिटी के लिए, इंडिया के लिए, चाइना के लिए, जो वहां पैसा लगाते हैं, पार्टियों को पैसा बांटते हैं और अपने क्लाइंट खड़ा करते हैं, कि अब वहां इलेक्शन जो है 2025 के दिसंबर में होगा। यानी अब से तकरीबन 1 साल बाद। 1 साल बाद, जी। और हो सकता है कि वो जनवरी के पीरियड में भी हो जाए, वो मतलब जो उनका जो फ्रेमवर्क है कि दिसंबर और जनवरी 2025-26 में जो है वो करवाएंगे। तो ये बड़ी खबर है वहां से कि उन्होंने ये कमिटमेंट तो कर लिया कि इलेक्शन होगा वहां, ये इंटरिम सरकार ही नहीं चलेगी 5 साल या जो भी कुछ। तो ये बड़ी खबर है जी। ये बहुत ही अहम है। और देखिए आने वाले वक्त में क्या कुछ होगा बांग्लादेश में, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए होगा कि बिल्कुल नैरेटिव चेंज हो रहा है। अब वो भारत को भी सिर्फ एक दोस्त मुल्क के तौर पर कहा है कि वो आजादी में हमारी मदद की थी, लेकिन असल क्रेडिट हमारा अपना है। अच्छा, म्यांमार में क्या कुछ है? म्यांमार वो मुल्क है जहां से लाखों लोग बांग्लादेश में हैं और वहां एक अराकान लिबरेशन आर्मी है। वहां से क्या कुछ खबरें हैं ताजा? देखिए, हम लोग तो मतलब ये जो प्रोग्राम साउथ एशिया पे नजर है उसमें म्यांमार भी एक हिस्सा है, और हम लोग बार बार जो खबरें आती हैं म्यांमार से तो उसको भी हम लोग मतलब यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो अभी जो खबर ये है कि जो मोटी खबर ये है कि जो लिबरेशन आर्मी है या डेमोक्रेटिक आर्मी है या जो अगेंस्ट जो जंटा रिजीम है या मिलिट्री रूलर है उनके अगेंस्ट में जो रिजीम है, उनका स्लोली वो पकड़ जो है म्यांमार पे बढ़ रहा है। और उन्होंने कह भी दिया है, ऐलान कह दिया है कि वो दिन दूर नहीं है कि जब मिलिट्री जंटा जो है उनको भागना पड़ेगा, जिन्होंने कू किया था 2021 में, उनको भागना पड़ेगा और वो गवर्नमेंट जो है फिर तख्ता पलटेगा और म्यांमार के जो डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं वो फिर आ जाएंगे मतलब वहां पे। तो इस पे तो हम लोग का नजर है ही है। लेकिन जो खबर ये है कि अरकान जो लिबरेशन आर्मी है ये भी 2021-22 में बनी है उसी मिलिट्री जंटा के अगेंस्ट में, और ये रेकिन स्टेट में है ये जो लिबरेशन आर्मी है। और यही लोग जो थे ये एंटी रोहिंग्यास हैं या एंटी मुस्लिम्स हैं, इन्हीं लोगों ने जो है मिलके भगाया था रोहिंग्यास को वहां पे। अब ये अरकान जो लिबरेशन आर्मी है जो कि मिलिट्री जंटा से लड़ रही है, उसने बांग्लादेश बॉर्डर पे जो मिलिट्री जंटा की जो 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 पोस्ट थी या उनका जो किला था या जो उनका जो है पकड़ थी, उसको उन्होंने डिफीट कर दिया, मिलिट्री डिफीट। और उसके बाद उन्होंने उसको कैप्चर कर लिया है। अब इनकी आर्मी का जो मतलब हद है वो बांग्लादेश के बॉर्डर पे आ गया है। अब बांग्लादेश बॉर्डर से अरकान आर्मी जो है लिबरेशन आर्मी वो मतलब ऑलमोस्ट आमने सामने हो गए। और खबर ये भी आ रही है कि कुछ बॉर्डर का हिस्सा जो बांग्लादेश का है
डिमार्केटेड टेरिटरी, उसके अंदर ये घुस गए। और उसके बाद अब ये अलग यूनियन सरकार को तो अभी ऐसे ही बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, तो अब ये म्यांमार का जो बॉर्डर है ये भी कुछ वोलेटाइल होने वाला है। और अरकान के जो लोग हैं उनकी तरफ से ये जो लिबरेशन आर्मी है, इन्होंने कहा है कि कुछ जो है अलकायदा के एलिमेंट्स और एंटी मतलब हिंदू एलिमेंट्स, एंटी बुद्धि एलिमेंट वो वहां पर सक्रिय हैं, तो उनको रोकने के लिए जो है हम ये कार्रवाई कर रहे हैं। अब ये समझ में नहीं आता है कि ये हो क्या रहा है, लेकिन बहुत आउटसाइड चांस मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मैं पत्रकार हूँ, एनालिस्ट हूँ, कि हो सकता है कि इंडिया जो है वो अरकान आर्मी के पुष्ट में हो और अरकान आर्मी को मतलब पुश कर रहा है बांग्लादेश बॉर्डर पे। बट दिस इज जस्ट स्पेकुलेशन, कोई मैं बिल्कुल ये बिल्कुल अभी ऐसा कोई सबूत के साथ नहीं कहा जा सकता। अच्छा, श्रीलंका के प्रेसिडेंट भारत आए थे अभी, और उनकी ये पहली विदेश यात्रा थी, तो वो जो क्लाइंट स्टेट वाला रिश्ता आपने अमेरिका और पाकिस्तान और भारत और बांग्लादेश के बारे में बताया, क्या श्रीलंका भी कोई हमारा क्लाइंट स्टेट है? क्या हम ऐसा समझते हैं क्या? देखिए, श्रीलंका जो अभी पिछला रिजीम था, देखिए मूड जो है, जो कंट्री का मूड है वो तो वही है जो बांग्लादेश में है, या मतलब और जो जगह नेपाल में भी है जो लोगों का। लेकिन गवर्नमेंट की रिजीम, क्योंकि इकोनॉमिक मैटर आ जाता है, क्योंकि भारत ने जो है $4 बिलियन जो है उनको एड दिया था, अभी जो उनकी इकोनॉमिक क्राइसिस हो गई है, तो वो जो आए थे यहाँ पे उनकी बहुत अच्छी स्टेट विजिट हुई थी। इसमें दो बातें, अभी तो पूरा डिटेल्स जो सामने नहीं आया है, लेकिन दो बातें बहुत समझने वाली हैं। वो ये कि श्रीलंका ने इंडिया को कहा है कि वो अपने कंट्री को एंटी इंडिया एक्टिविटी नहीं करने दें, और इंडिया जो है वो मतलब श्रीलंका से सेफ है और कोई भी एक्टिविटी नहीं करने दें। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि चाइनीज जहाज आके वहां डॉक कर रहे हैं, चाइनीज ग्रीवेंसेस बढ़ रहे हैं, उसको तो श्रीलंका रोक नहीं रही है, बल्कि उसको अलाउ कर रही है, चल रही है। तो ये जो है विरोधाभास है जो हमारे श्रीलंका के प्रेसिडेंट हैं। दूसरी बात, उन्होंने मतलब और सब तरह तिजारत में और इसमें और उसमें जो भी जो सेक्टर हैं उन सब पे संधियां हुई हैं, और वो एक कंटिन्यूएशन है श्रीलंका इंडिया पॉलिसी का, जो कि ये भी जो है इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। कोई ब्रेकिंग पॉइंट नहीं है। मतलब यहाँ तक के जो अडानी की बात थी कि अडानी जो है वो वहां पे सोलर एनर्जी लगा रहे थे, उसकी भी बात उन्होंने नहीं की, मीडिया में एटलीस्ट नहीं आया कि वो उसको जो है मतलब वहां के मीडिया में तो पहले आया था कि उसको स्क्रैप करने वाले हैं और वो डील जो है नहीं, लेकिन इंडिया में जो है आकर के वो उसके बारे में एक लफ्ज नहीं बोला। और बिजनेस एज यूजुअल, जैसे कि हर एक ममालिक आता है, बायलैटरल बात करता है, कुछ संधियां होती हैं इस सेक्टर में उस सेक्टर में, और इंडिया ने भी जो है वो जो इंडिया के जो फॉरेन ऑफिस है उन्होंने जो है कह दिया, वो तमिल का जो इशू है वहां पे कि वो जो है फेडरलिज्म लेके आए, इलेक्शन वहां कराएं, प्रोविंशियल काउंसिल के इलेक्शन कराएं, लोकल काउंसिल के इलेक्शन कराएं, और तमिल जो वहां के वासी हैं उनको और भी राइट्स दें और उनको फिर से जो है मतलब श्रीलंका के इसमें। तो ये इंडिया ने जो है वो किया, उस पर उन्होंने हामी भर दी थी, इसलिए कि उन्होंने अपने इलेक्शन स्पीच में ही ये बात का अनाउंस किया था कि हम ये काम करवाने करेंगे, जब वो नहीं थे तब भी वो काम करेंगे। तो यही सब जिक्र हुआ था एक दूसरे से आपस में, मतलब इंडिया में और नेपाल में, श्रीलंका में, और चले भी गए हैं उनका 17 तारीख को दौर। अच्छा, भारत के एनएसए अजीत डोवल साहब, यानी खुफिया सरबराह हमारे, जो वो चाइना होकर के आए, वहां क्या कुछ कोई वाकई हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं? पिछली बार सरकार ने ये दावा किया था कि अब लद्दाख वाला जो वो इलाका है जहां आप आमने सामने फौजें खड़ी हुई थी, वहां कुछ अब नॉर्मलाइजेशन हुआ है, बेहतर हुए हैं हालात। क्या कुछ फाइनल कुछ चीजें तय होनी थी, क्या कुछ था? वो पार्ट ऑफ डिप्लोमेसी है इंडिया के, और उनका एक ऑफिशियल मतलब स्टेटस है। वो इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं जो कि नेगोशिएशन कर रहे हैं चाइना के साथ, और वो उनका फोकस है आपके जो बॉर्डर इश्यूज के ऊपर। और ये जो एक्चुअली क्या है कि ये सारी जो क्लैशेस, बॉर्डर क्लैशेस हो रहे हैं या जो हो रहे थे, पहले गलवान हो गया 2020 में, उसके बाद जो कॉन्फ्लिक्ट हो गया, तो इंडिया और चाइना ने जो है एक मैकेनिज्म बनाया हुआ था पहले से ही,
और वो वक्तन फवक्तन और स्ट्रेंथन हो रहा है, उसमें बहुत सारी चीजें हैं। उसमें एक खाना उन्होंने या एक पोस्ट जो है वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को उस मामले में नेगोशिएट करने के लिए मतलब अपॉइंट किया हुआ है। तो अजीत डोभाल का और चाइना के काउंटर पार्ट का 14 राउंड ऑफ टॉक्स हो चुका है पहले। वो बार बार जाते हैं इसी हवाले से और बात करके आते हैं। तो अभी जो है वहां वो गए थे और बात किया था, जिसकी निशानदेही जो है इंडिया में जो एम्बेसडर हैं चाइना के, उन्होंने ये कहा कि हम जो है वो नॉर्मलाइज अपने हालात करना चाहते हैं और हम जो है मतलब फिर से जो है ट्रेड और कॉमर्स और ये सब चीजें हम करना चाहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट को हम अवॉइड करना चाहते हैं। और अभी जो दूसरी खबर है इसके हटके है कि अब जो है जो कि खबर आ रही है कि अब जो बॉर्डर जो कॉन्फ्लिक्ट था वो ऑलमोस्ट 2020 के जहां पे जो एग्जिस्ट कर रहा था उसी लेवल पे आ गया है। वहां पे 2 फ्रिक्शन पॉइंट्स थे, एक देपसांग प्लेन्स है और एक डेमचौक है। ये दोनों आउटपोस्ट थे जिसपे कॉन्फ्लिक्ट था। चाइना जो है वो इंडिया को आने नहीं दे रहा था, इंडिया जाना चाह रहा था, इसलिए कि पहले 2020 से पहले इंडिया वहां जाके पेट्रोलिंग करता था, वहां गार्डिंग करता था, वहां पे जाता था। अब उसके लिए जो है वो चाइना मान गया है और जो इंडियन फोर्सेस हैं वो देपसांग प्लेन में भी और डेमचौक में भी वो जा रहे हैं। और हमारे जयशंकर साहब ने ये ऐलान कर दिया है, बल्कि बाकायदा मीडिया पे, कि अब इंडिया और चाइना का जो कॉन्फ्लिक्ट है, मतलब वो प्री 1920 अप्रैल प्री 1920 के इस पे आ गया है। ये बहुत ही बड़ी बात है कि माफ कीजिएगा 2020 वाली हालत में वापस आ गए और एक लंबा वक्त रहा दोनों मुल्कों के बीच एक टकराव जैसी हालत। और भारत में ऐसी मीडिया में खबरें भी आती रही कि शायद काफी बड़ा भारत का इलाका चीन ने अपने कब्जे में ले लिया, लेकिन अभी सरकार का कहना है कि 2020 जैसी हालत वापस बहाल हो गई है। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद अली मुश्तबा साहब, आपने पूरे इस इलाके की जिस तरह से आप तमाम मुल्कों की खबरें, अहम खबरें इस प्रोग्राम में एक साथ डिस्कस करते हैं, वो बहुत ही कमेंडेबल है, बहुत लोग पसंद करते हैं। अफगानिस्तान की खासतौर पर खबरें और पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका और मुसलसल हम तमाम इन मुल्कों को डिस्कस करते हैं। मैं अपने दर्शकों से कहूंगा कि ये ऐसा प्रोग्राम है जहां एक ही प्रोग्राम में आपको पूरे इलाके भारत के पड़ोसी मुल्कों की खबरें मिल जाती हैं। आपको ये आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।